तो यह जो वस धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप है अवात्ताम। लुंग लकार में अट का आगम होता है। विकर्ण प्रत्यय होने पर सिच का सकार बचता है और शेष रहता है। औ वस सौ ताम अत्र एतादृशी स्थिति ही वर्तते। सहस्यार्ध धातुके इस सूत्र से धातु के सकार के स्थान में तकार होता है। वद ब्रज हलन्तस्याचः इस सूत्र के द्वारा अकार के स्थान पर आकार वृद्धि होती है। वात सौ ताम। अब इसके पश्चात झलो झली सूत्र से सकार का लोप होने पर अवात्ताम इस प्रयोग की सिद्धि होती है। किंतु झल प्रत्याहार में एक ही तो तकार आ सकता है व्यक्ति पक्ष के कारण। अवात स ताम अवात घटक जो तकार है वह झल प्रत्याहार में आता है। ताम का जो तकार है वह भी झल प्रत्याहार में आता है। किंतु यदि व्यक्ति पक्ष मानते हैं तो झल प्रत्याहार में एक ही तकार का ग्रहण हो सकता है। वयोः तकारयोः मध्ये झल प्रत्याहारे एकस्यैव ग्रहणं स्यात् व्यक्ति पक्षे। पहला तकार यदि झल है तो ताम का तो जो तकार है वह झल नहीं है। दूसरे को झल मानते हैं ताम के तकार को तो अवात का जो तकार है वह झल नहीं हो सकता। व्यक्तिपक्षम स्वीकृत्य एतादृशी स्थिति ही। झलो झली सूत्र का अर्थ है झल के बाद आने वाले सकार का लोप होता है यदि परवर्ती वर्ण झल में हो तो। झलो झली झल से अव्यवहित पूर्व सकार का लोप होता है। झल परस्य वह सकार किससे परे होना चाहिए? झल से। तो झल से परे रहते जो सकार है उस सकार का लोप किया जाना अपेक्षित है यदि परवर्ती झल हो तो। यह झलो झली सूत्र कहता है। तो फिर यदि व्यक्ति पक्ष मानते हैं तो यदि व्यक्ति पक्ष मानते हैं तो इस सूत्र का उदाहरण क्या बनेगा? क्या हो सकता है? सकार का लोप होगा नहीं। अब तो कैयट ने इस में कहा सूत्र का उदाहरण अवित्थाः, यह उदाहरण दिया। अन्य भी उदाहरण हैं। अभिद सौ ठास, अभिद सौ ठास। अभिद का जो दकार है वह एक झल हो गया। बाद में थास का जो थकार है वह एक झल है। यह सकार
दोनों झल वर्णों के मध्य में है, अतः उसका लोप हो जाता है, तो अवित्थाः प्रयोग की सिद्धि होती है। तो सूत्र तो ऐसे उदाहरणों में सार्थक हो गया। कैयत ने इस संदर्भ में व्याख्या लिखी कि व्यक्ति पक्षे ही एकस्यैव तकारस्य अनुकरणम ख फ छ ठ थे थेत्यत्र तकार इति द्वयोः तकारयोः झल्त्वं न स्यात् अपितु एकस्यैव इति अवात्ताम् इत्यत्र सिजलोपो न स्यात्। अवित्थाः इत्यादौ एव स्यात्। तो अतः व्यक्ति पक्ष में यह एक प्रबल अनुपत्ति है, अवात्ताम प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पा रही है। ग्रहणक शास्त्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से यहाँ कोई सहायता हो नहीं सकती, क्योंकि तकार अण प्रत्याहार में नहीं है। अण प्रत्याहारे तकारस्य ग्रहणम न भवति। तो वार्तिककार ने हल ग्रहणेषु च कहकर इस तर्क को उपस्थापित किया महाभाष्य में। भाष्यकार ने विशद व्याख्या की। हल ग्रहणेषु च की विशद व्याख्या करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं, हल ग्रहणेषु च किम आकृति ग्रहणा सिद्धम इत्येव झलो झली अवात्ताम अवात्तम अवात्तो अत्र एतन् नास्ति अण सवर्णान् गृह्णाति इति। महाभाष्य में स्पष्टतः यह पंक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार वार्तिककार तथा भाष्यकार दोनों ने जाति स्फोट का प्रतिपादन किया। अतएव कैयट ने आकृति ग्रहणा सिद्धम वार्तिक की अवतारिका में स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित किया, प्रतिपादित किया। एवं व्यक्ति स्फोट पक्षे निराकृते जाति स्फोट पक्ष एव आश्रीयते। तो जाति स्फोट के तीन अवान्तर भेद हैं। तीन अवान्तर भेद हैं। वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट। वाक्य जाति स्फोट। व्यक्ति स्फोट 5 प्रकार का है और जाति स्फोट 3 प्रकार का है। तो इस प्रकार स्फोट के 8 पक्ष शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, वर्णित हैं। दीक्षित जी ने लिखा है, अष्टावपि एते पक्षाः सिद्धांत ग्रंथेषु तत्र तत्र उपनिबद्धाः। शब्द कौस्तवे ऐसा पंक्ति मिलती। ग्रंथों में 8 पक्षों का निरूपण प्राप्त होता है, किंतु 8 पक्षों में किसको वैयाकरण मान्यता देते हैं, यह कुतूहल का विषय है। दीक्षित जी ने सरल किंतु स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वाक्य जाति स्फोट को ही सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्रहण किया जाता है।
उनके शब्द हैं, कहते हैं यद्यपि यह अष्टौ पक्षाः उक्ताः तथापि वाक्यस्फोट पक्षे तात्पर्यं ग्रंथकृताम् तत्रापि जातिस्फोटः इति अवधेयम् पूर्वोपमर्दनेन एव उत्तरोत्तरोपन्यासात्। शब्द कौस्तुभ में इस प्रकार की पंक्ति दीक्षित जी उल्लेख करते हैं। पहले तो व्यक्ति स्फोट की चर्चा की, वर्ण स्फोट की अनुपपत्ति के कारण पद स्फोट को स्वीकार किया, उसकी न्यूनता को देखकर वाक्य स्फोट पर पहुंचे, वर्णातिरिक्त वाक्य को मानने के कारण पद और वर्ण को मिथ्या कहकर अखंड वाक्य स्फोट को स्वीकार किया। यह भी व्यक्ति स्फोट का ही एक प्रकार है। व्यक्ति पक्ष में उद्भावित अनुपपत्तियों के निराकरण करने के लिए जाति पक्ष को ग्रहण किया, स्वीकार किया, मान्यता दी जाति पक्ष को। इस तरह पूर्व पक्षों का निराकरण करने के पश्चात अंतिम रूप में वाक्य जाति स्फोट को ही मान्यता दी है। इससे सिद्ध होता है कि अन्य सभी पक्ष केवल सोपान हैं, मार्ग हैं। वाक्य जाति स्फोट ही सर्वमान्य सिद्धांत है। भर्तृहरि ने तो स्फोट को ही शब्द ब्रह्म कह दिया। समारंभस्तु भावानाम अनादि ब्रह्म शाश्वतम। व्याकरण दर्शन का यही सिद्धांत है। व्याकरण दर्शनस्य अयमेव सिद्धांतः। भाष्यकार ने शब्द नित्यत्व को स्वीकार किया है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, इस वार्तिक की व्याख्या में कहा सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। यहाँ पर सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य बताया है। सिद्ध शब्द नित्य पर्याय वाची। इसी भाष्य का तात्पर्य बतलाते हुए कैयट जी कहते हैं तत्र नित्यः शब्दो जाति स्फोट लक्षणः व्यक्ति स्फोट लक्षणो वा कार्य शब्दिका नाम अपि मते प्रवाह नित्यतया अर्थस्यापि जाति लक्षणस्य नित्यत्वम्। अर्थ को भी नित्य मान रहा है, अर्थ को भी नित्य माना है। शब्द नित्य है तो अर्थ भी नित्य है। द्रव्य पक्षेपि सर्व शब्दानाम असत्योपाध्य वच्छिन्न ब्रह्म तत्वम वाच्यम इति नित्यता। प्रवाह नित्यतया वा संबंधस्यापि व्यवहार परंपरया अनादित्वात् नित्यता। इस प्रकार से कैयट ने व्याख्या की सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। कहते हैं प्रवाह नित्यता तो गौण है। एक वस्तु के नष्ट होने पर भी उसी जाति की अन्य वस्तु रहती है।
इस अनुवर्तमानता को ही प्रवाह नित्यता कहते हैं। किंतु व्यक्ति स्फोट या जाति स्फोट के रूप में शब्द की नित्यता मुख्य है। उत्पत्ति और विनाश से रहित होना, प्राग भाव तथा प्रध्वंसा भाव से मुक्त होकर रहना नित्यता है। कैयट ने शब्द की तरह अर्थ को भी जाति रूप मानकर उसकी नित्यता अंगीकार की है, स्वीकार की है। अर्थ भी नित्य है। अर्थ तो ब्रह्म ही है, शब्द भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही स्वयं वाचक है तथा वाच्य है। तो ब्रह्म को भी वाचक है माना और ब्रह्म को वाच्य भी माना। इस प्रकार कैयट ने इन पंक्तियों में शब्दाद्वैत सिद्धांत का संकेत किया। शब्दाद्वैतवादी इसलिए कहा जाता है। भाष्यकार ने आरंभ में ही यह प्रश्न उठाया कि गौरित्यत्र कः शब्दः। इसका उत्तर दिया एनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिनां संप्रत्यो भवति स शब्दः। यहाँ भाष्यकार ने स्फोट शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, किंतु उनका तात्पर्य यही है कि स्फोट का अर्थ वाचक है। कैयट ने व्याख्या की वैयाकरण वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। वैयाकरणाः वर्ण व्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयादि वर्णोच्चारण आनर्थक्य प्रसंगात्। आनर्थक्ये तु प्रत्येकम उत्पत्ति पक्षे युगपद्येन उत्पत्ति अभावात्। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर कही। यदि हम दो पक्ष हैं, उत्पत्तिवादी और अभिव्यक्तिवादी, तो उन्होंने कहा अभिव्यक्ति पक्षे तु क्रमेणैव अभिव्यक्त्या समुदाया भावात्। एक स्मृति उपारूढ़ानां च वाचकत्वे सरो रसः इत्यादौ अर्थ प्रतिपत्ति अविशेष प्रसंगात्। तद व्यतिरिक्तः स्फोट नादाभि व्यंग्यो वाचकः अत्र संदर्भे विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः उपस्थापितः इति भाष्यम। ये भाष्य की पंक्ति है। तो कैयट ने स्पष्ट किया कि यहाँ भाष्यकार ने स्फोट का संकेत दिया है। स्फोट तो व्यंग्य है, नादाभिव्यंग्य है। ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थ प्रतीति जनकत्वम स्फोटत्वम इति स्फोटस्य लक्षणम भवति। तो स्फोट तो व्यंग्य है, नादाभिव्यंग्य इसका व्यंजक नाद ध्वनि रूप है। भाष्यकार ने दूसरा उत्तर दिया, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। कैयट ने इसकी व्याख्या की। लिखते हैं कैयट,
अन्यत्र ध्वनिस्फोटयोः भेदस्य व्यवस्थापितत्वात् इह अभेदेन व्यवहारेपि न दोषः। व्यवहारेपि न दोषः। इसी प्रसंग में कहते हैं वर्णातिरिक्त पदस्य वाक्यस्य वा कहकर कैयट ने अखंड पद स्फोट तथा अखंड वाक्य स्फोट का संकेत किया है।